पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिक ग्रामर में आता है और ये सेंटेंस भी बेसिक ग्रामर में ही आता है, क्योंकि हमें लेटर पता होना चाहिए, फिर हमें पता होना चाहिए वर्ड्स क्या होते हैं, फिर हमें पता होना चाहिए कि नाउन प्रोनाउंस वगैरह सेंटेंस वगैरह क्या होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। नाउन क्या होते हैं? अभी तक आपने बचपन में पढ़ा होगा क्या होते हैं नाउन्स, लेकिन अगर नहीं पढ़ा, अगर आप 6th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर 9th 10th कोई भी हो, बहुत ही सिंपल भाषा में बताया है मैंने और अच्छे से आप समझ जाओगे अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिए तो। ठीक है, तो नाउन होते हैं द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। ठीक है, और मतलब कि किसी भी इंसान का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो या फिर किसी भी चीज़ का नाम हो, वो नाउन कहलाता है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। पहला होता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। उसके बाद चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फिर होता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में आप जैसे कि कह सकते हो कोई भी वस्तु है, यानी कि जैसे कि हो गया कोई भी प्लास्टिक या फिर हो गया सोना चांदी, प्लास्टिक कह लो, सिल्वर कह लो, गोल्ड कह लो, जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं वो आता है हमारा प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन में, सॉरी। तो इसके बाद है हमारा प्रॉपर नाउन क्या होता है, डेफिनेशन क्या है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। बाकी अगर आप इस कॉल्ड नहीं भी लगाते हो या फिर इज़ नॉन एज प्रॉपर नाउन, ये बस नहीं भी लगाते तो भी हो चल जाएगा, बस इतना भी बोल दिया द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया किसी भी प्रॉपर इंसान का नाम ले लो या प्लेस का नाम या फिर कोई भी चीज़ का नाम। जैसे कि हमने बोला दिल्ली, मुंबई, तो ये किसी एक पार्टिकुलर चीज़ का नाम है। जैसे अगर हमने सिटी बोला या फिर हमने बोला राम श्याम, तो राम श्याम तो एक किसी पार्टिकुलर इंसान का नाम है। अगर हमने बॉयज़ बोला तो ये हो जाएगा कॉमन नाउन। अगर हमने बोला सिर्फ राम श्याम ये सारी चीज़ें, तो ये हम किसी एक पार्टिकुलर इंसान को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन में। ओके, और दिल्ली, मुंबई ये शहर के नाम है, अगर हमने सिटी बोला तो हो जाएगा कॉमन नाउन में। और अगर हमने बोला दिल्ली मुंबई तो ये जाएगा, चाहे कुछ भी बोले, चेन्नई बोल ले, चाहे कुछ भी, तो ये जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन में। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा है कॉमन नाउन, जिसके बारे में मैं बताता। अगर हम मैन बोले, बॉयज़ बोले, रिवर बोले, सिटी बोले, जितना भी आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो, जैसे कि मैन, रिवर, सिटी, मोनूमेंट्स। मोनूमेंट्स मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया या फिर रेड फोर्ट वगैरह जो भी है, ये सारी चीज़ें हमारे कॉमन नाउन में आता है। तो कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? कॉमन नाउन होता है द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें भी यही है, बस इन कॉमन या फिर बोल रहे इन जनरल। इन जनरल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने बॉयज़ का नाम लिया था राम, तो ये एक पार्टिकुलर इंसान को टारगेट कर रहे थे, या श्याम तो ये पार्टिकुलर इंसान को टारगेट। इन कॉमन का मतलब सारे इंसान जो इसमें आ जाता है, जैसे कि बॉयज़, तो बॉयज़ क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा कॉमन नहीं है, ये हमारा कॉमन है। अगर हम पार्टिकुलर का नाम ले रहे हैं तो वो हमारा हो जाएगा राम श्याम, चाहे किसी भी चीज़ में किसी इंसान का नाम ले ले या जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम। ठीक है, तो अब हम जाते हैं कलेक्टिव नाउन की तरफ। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, कलेक्टिव मतलब द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल, पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग। जैसे कि फैमिली, फैमिली में हर कोई होता है, लड़का होता है, लड़की होती है, मम्मी पापा और भाई बहन सब होते हैं उसमें। तो फैमिली में क्या हो जाता है कि इसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें बॉयज़ बोलना है, क्योंकि बॉयज़ तो कॉमन में आता है। मतलब जहाँ पे कलेक्शन ऑफ चीज़ें, यहाँ पे हम ऐसे नहीं देखेंगे कि बॉयज़ गर्ल्स, कलेक्शन ऑफ चीज़ें मतलब उसमें झुंड हो जहाँ पे भी। ठीक है, जैसे कि फैमिली या फिर हर्ड हमने बोला, हर्ड मतलब किसी भी चीज़ का झुंड होता है। ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन में। ओके, इसके बाद दोस्तों हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो द नेम ऑफ एनी आइडिया, ए कॉन्सेप्ट और ए फीलिंग इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हमने बोला ब्यूटी, ब्यूटी का मतलब क्या होता है? ब्यूटी का मतलब होता है सुंदरता। ठीक है, ब्यूटी का मतलब क्या होता है? सुंदरता। और ट्रस्ट का मतलब क्या होता है? ट्रस्ट का मतलब जैसे कहते हैं ना ट्रस्ट तोड़ना, तो वो होता है ट्रस्ट। हाँ ठीक है, और गुड बैड का मतलब होता है
अच्छा बुरा, हेटर का मतलब होता है किसी को हेट करना। ओके। और तो किसी भी फीलिंग को या फिर किसी भी आइडिया को, कॉन्सेप्ट को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। द नेम ऑफ एनी आइडिया, ए कॉन्सेप्ट और ए फीलिंग इज़ कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके। उसके बाद दोस्तों हमारा है मटेरियल नाउन, द नेम ऑफ एनी मैटर और सब्सटेंस। कोई भी मैटर हो, कोई भी सब्सटेंस हो, वो मटेरियल नाउन कहता है। जैसे कि सिल्वर मैंने बताया था, पेपर, सॉरी, वुड। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें हैं ये मटेरियल नाउन है। ओके। इसके बाद दोस्तों ये 5 टाइप के नाउन जो कि मेन होते हैं, लेकिन हम नाउन को और भी तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी जाती है, ज़्यादा सिखाया नहीं जाता है, तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा और ये भी हो जाएगा। जैसे कि नाउन को हम क्लासीफाई कर सकते हैं नंबर के बेसिस पे भी। तो नंबर के बेसिस पे होता है काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, हाँ, और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन नाम से पता चल रहा है, इट रेफर्स टू द थिंग्स विच आर काउंटेबल। जो भी चीज़ काउंट करी जा सकती है उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि 1 गर्ल, 10 बॉयज़, ये सारे हमारे हो गए काउंटेबल नाउन। ओके। उसके बाद दोस्तों हमारा है अनकाउंटेबल नाउन, इट रेफर्स टू थिंग विच आर नॉट काउंटेबल। जैसे कि एक कप ऑफ टी, या फिर जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्या हम चाय को काउंट कर सकते हैं? अगर एक कप में चाय हो, कॉफ़ी हो, या फिर ग्रीन टी हो, कुछ भी हो, तेल हो, या फिर, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते। इट रेफर्स टू थिंग विच आर नॉट काउंटेबल, वो हो जाएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। या फिर ए पिंच ऑफ सॉल्ट, हमने अगर थोड़ा सा सॉल्ट ले रखा है तो उसको हम गिन सकते हैं? नहीं, तो ये आएगा हमारा अनकाउंटेबल नाउन में। या फिर स्टार्स, ठीक है, सबसे बेटर एग्जांपल स्टार्स। या फिर हेयर, जो हम बाल हैं, हम बाल को काउंट नहीं कर सकते। ओके। और इसमें भी एक चीज़ और होती है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर एक चीज़ को डिनोट करती है, जिसे हम एक वचन कहते हैं हिंदी में, सॉरी। और प्लूरल होती है बहुवचन, जिसे हम, जो कि बहुत सारी चीज़ों को डिनोट करते हैं। इट डिनोट्स मोर देन 1 पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे कि सिंगुलर में चेयर होगा तो प्लूरल में चेयर्स होगा, सिंगुलर में टॉर्च होगा तो प्लूरल में टॉर्चेज होगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिंगुलर और प्लूरल। अब है हमारा लास्ट टॉपिक, जेंडर। हम नाउन को जेंडर के बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि मस्कुलिन नाउन, फेमिनिन नाउन, कॉमन नाउन, और हो गया हमारा न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला, मस्कुलिन नाउन क्या होगा? इट रेफर्स टू मेल्स, या फिर हम मस्कुलिन जेंडर भी बोलते हैं। लेकिन अगर कोई जेंडर बोले तो मस्कुलिन जेंडर, लेकिन नाउन के हिसाब से जेंडर पूछे तो मस्कुलिन नाउन। ठीक है, जैसे कि मस्कुलिन नाउन क्या होता है? इट रेफर्स टू मेल्स। जैसे कि फादर हमारा क्या होता है? नाउन होता है, और ये हमारा हो जाता है मेल को रेफ़र कर रहा है। ब्रदर, ये है हमारा मस्कुलिन नाउन। डॉग, ये है हमारा मस्कुलिन नाउन। फेमिनिन होता है, इट रेफर्स टू द फीमेल। आंटी, मदर, कैट, ये सब चीज़ें फीमेल्स होती हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। और उसके बाद हमारा है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर क्या होता है? इट रेफर्स टू मैन, मे बी मेल और फीमेल। कॉमन जेंडर में ये होता है कि, या फिर कहें कॉमन नाउन, इसमें ये होता है कि ये ना तो नहीं, ये तो या तो मेल हो सकते हैं या फिर फीमेल हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा जेंडर का, ये या तो मेल भी हो सकते हैं या फिर फीमेल भी हो सकते हैं। जैसे कि टीचर्स, जैसे कहते हैं ना टीचर्स, तो वो मेल टीचर भी हो सकता है, फीमेल टीचर भी हो जाता है। हम अगर सिर्फ टीचर बोले तो, जैसे कि हम स्कूल में कहते हैं कि पेरेंट्स को बुला के लाओ, तो पेरेंट्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। मम्मी को भी ले जाते हो या फिर पापा को भी लेके जाते हो, वो कुछ भी हो सकता है। न्यूट्रल जेंडर में होता है कि इट इज़ नीदर मस्कुलिन नॉर फेमिनिन, ना तो ये मस्कुलिन होता है ना ही फेमिनिन। इसमें वही फिर से मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाती है, जैसे कि टेबल हो गया, बुक हो गया, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, और जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हो जो ना फीमेल में आती हो ना मेल में, वो हो जाएगा हमारा न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर में क्या हो सकता है? आप कंफ्यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर हम इसको नाउन के पर्सपेक्टिव से पूछे तो आप बोलोगे कॉमन नाउन, लेकिन जो वो 5 नाउन है उसमें भी कॉमन नाउन है, तो वो वाला कॉमन नाउन है। जैसे कि हमने बोला बॉयज़, गर्ल्स, ये सारी चीज़ें बोली, लेकिन ये वाला कॉमन नाउन है, इट रेफर्स टू मे बी ए मेल और फीमेल। ये मेल और फीमेल दोनों को रेफ़र करता है। ठीक है, तो इसको हम कॉमन जेंडर भी बोलते हैं। अगर कोई जेंडर पूछे तो कॉमन जेंडर, नाउन पूछे जेंडर के क्लासिफिकेशन के हिसाब से तो कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे कि टीचर और पेरेंट्स। और अगर वो न्यूट्रल जेंडर पूछ रहा है कोई,
तो वही इसमें मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ जाती है, ठीक है। कल हमने नाउन पढ़ा था, इससे पहले हमने बिल्कुल सिंपल सी चीज़ पढ़ी थी, सेंटेंस। लेटर तो सभी को आता होगा, मेरे को पता है, ABCD तो सभी जानते होंगे, इतना भी कोई बुद्धू नहीं होगा, वरना अगर वो इतना बुद्धू होगा तो शायद वो यूट्यूब पे भी ना हो, ठीक है। तो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड डैट रिप्लेस नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। जैसे कि अगर राम आया कहीं पे, और अगर वहाँ पे राम ना हो तो वहाँ पे आई हो सकता है, वी हो सकता है, ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो दे, और कुछ भी हो सकता है। तो ये प्रोनाउन होते हैं। और प्रोनाउन के दोस्तों बहुत सारे टाइप्स होते हैं। प्रोनाउन जो है वो 8 टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन छठा है, सातवां है रेसिप्रोकल प्रोनाउन और आठवां है पॉजिटिव प्रोनाउन। दोस्तों ट्यूशन में अब तक अभी तक आप लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा कि 6 टाइप के प्रोनाउन होते हैं। वो भी कोई गलत नहीं है, इस यूट्यूब पे भी बहुत लोग 6 टाइप के प्रोनाउन ही पढ़ाते हैं, वो भी कोई गलत नहीं है। लेकिन 8 टाइप के प्रोनाउन आपको 11th-12th में पढ़ाया जाएगा, 10th तक 6 चलता हो, इसीलिए शायद उन्होंने वो वीडियो बना दी हो। वैसे 8 टाइप के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। तो 8 टाइप के प्रोनाउन हैं। इसके अलावा दोस्तों आता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन में आता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे कम इन द प्लेस ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, सो दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। जहाँ पर भी आपको आई दिख जाए, वी दिख जाए, यू दिख जाए, ही दिख जाए, सी, इट, दे, ये सारी चीज़ें दिख जाए, वहाँ पे इंसान के नाम की जगह ये सारी चीज़ें दिखेंगी, तो वो पर्सनल प्रोनाउन है दोस्तों। इसीलिए मैं तेज़ कभी कभार बोलने लग जाता हूँ क्योंकि बाहर से आवाज़ आ रही है, ठीक है। और खटपट थोड़ा बहुत तो उसको थोड़ा इग्नोर करना है, ठीक है। क्या करें, ऐसी एरिया में ही हम रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि पर्सन हो गया हमारा, जैसे कि ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये अभी आपको समझ में ना आ रहा हो तो कोई बात नहीं, आप जैसे जैसे पूरी वीडियो देख लोगे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, अगर कहीं पे भी दिख जाए तो वो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है। तो जैसे कि ठीक है, आई, वी। और अगर ऑब्जेक्ट में क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट में आई, वी तो कभी आता नहीं है, तो वहाँ पे आपको आई की जगह मी दिखेगा, वी की जगह अस दिखेगा, यू की जगह यू ही दिखेगा, ठीक है, यू कभी चेंज नहीं होता, ही की जगह हिम दिखेगा, सी की जगह हर, इट की जगह इट, दे की जगह दैम। इसमें दोस्तों इतनी याद करने की कोई चीज़ नहीं है, इसमें रट्टा मारने, जैसे अब नाउन में याद करने की चीज़ थी कि द नेम ऑफ एनी पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन, तो वो था याद करने की चीज़। इसमें थोड़ा सा समझने की चीज़ है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन वो होता है, फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला, सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला कि दो इंसान बात कर रहे हैं, यू, ठीक है। और थर्ड पर्सन होता है जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें आता है ही, सी, इट, दे। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, मैं और हम, ठीक है। और यू आता है सेकंड पर्सन में, ओके। उसके बाद दोस्तों ये आप पर्सनल प्रोनाउन अभी तक समझ चुके होंगे आई होप। जैसे कि आई एम अ टीचर, तो आई क्या है इसमें, पर्सनल प्रोनाउन। वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं, क्या है इसमें भी, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। मैं भी कभी कभार थोड़ा दिमाग से ना निकल जाता है, मेरे को सारी चीज़ें यहाँ देखना पड़ रहा है कि सारी चीज़ें सही से चल रही है ना, तो ये सारा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, वैसे मैं सारा सब कुछ सही बताऊँगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, सारे मैंने PDF वगैरह बना लिए हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के, बस खाली वीडियो बनना रह रही है, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इधर उधर की बातें बंद करते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होती है प्रोनाउन डेट हेल्प अस टू आस्क क्वेश्चन आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वो प्रोनाउन जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हमने सेंटेंस में भी पढ़ा था, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर हम सिर्फ व्हाट का मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट क्या है, तो व्हाट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। व्हाट है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा तीसरा नंबर, ये तो बहुत इजी है, WH फैमिली जो भी है, व्हाट है या फिर वेयर है या फिर विच है, हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, जितने भी आपको क्वेश्चन वाले हैं वो सारे होंगे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे कि वेयर आर यू, हाउ आर यू, और जैसे कि आप जो भी क्वेश्चन सोच सकते हो, तो वो सारे इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, यूज टू कनेक्ट ए क्लाउज और फ्रेज एंड सेंटेंस। मतलब ये वो वाले प्रोनाउन होते हैं जो कि कहीं बीच में आते हैं। अभी तक हमने शुरुआत वाले में पढ़ रहे थे कि शुरुआत में आई, वी ये आएगा, या फिर ऑब्जेक्ट में मी, अस आएगा, तो वो पर्सनल हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा क्वेश्चन वाला जिसमें व्हाट आएगा या फिर वेयर आएगा, WH फैमिली में जो भी आएगा ये सब शुरुआत में आएंगे, या फिर हाउ आ गया,
हाउ आर यू। तो जितने भी क्वेश्चन वाले होंगे वो शुरुआत में आएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं रिलेटिव। ये दो क्लाउज को कनेक्ट करता है। क्लाउज क्या होता है? क्लाउज एक ग्रुप ऑफ वर्ड बट पार्ट ऑफ सेंटेंस। एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो सेंस बनाता है वो तो सेंटेंस होता है, वो तो हमने पढ़ लिया। लेकिन एक ग्रुप ऑफ वर्ड बट पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट होता है। मतलब पूरा सेंटेंस तो सेंटेंस हो जाता है, लेकिन सेंटेंस का जो छोटा सा पार्ट है वो क्लाउज होता है। ठीक है, तो दो क्लाउज या फिर दो सेंटेंस को जोड़ता है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे कि द मैन हु वॉन द लॉटरी इज आउटसाइड। तो हु यहाँ पे क्या है हमारा? हु है हमारा यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, या फिर डैट आ जाए, या फिर वेयर आ जाए, या फिर विच आ जाए। जैसे कि द ड्रेस यू बाउट डैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ भी मैंने बना दिया है, तो डैट दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, तो ये डैट जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, वैसे ही ये सारे हैं। उसके बाद हमारा ये आता है चौथा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट अ थिंग और थिंग, गलत है ये, और थिंग नहीं आएगा, सॉरी फॉर दिस, और थिंग नहीं आएगा। ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रिप्रेजेंट अ थिंग डैट कैन बी नियर इन डिस्टेंस और टाइम और फार इन डिस्टेंस और टाइम। यानी कि कोई भी चीज़ को एक बेसिकली इंडिकेट करना। जैसे कि दिस इज़ अ बुक, तो दिस अगर हम बोल रहे हैं तो दिस का मतलब क्या होगा? दिस का मतलब होगा कोई भी चीज़ यहाँ है, पास में है। डैट का यूज़ हम तब करेंगे जब कोई भी चीज़ दूर में हो। ठीक है, ये मैसेजेस आ रहे हैं, इंटरनेट ऑफ करना भूल गए शायद। हाँ, तो समझ गए, दिस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ पास होती है, यहाँ। डैट का मतलब वहाँ, दिस का मतलब ये लोग, दोस्त का मतलब वो लोग। ठीक है, तो दीज आर द मैन वर वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, दीज मैन आर ऑनेस्ट, या फिर दोज मैन्स आर फूल्स, मतलब वो ऐसे इंसान है जिनमें दिमाग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आ गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव में। जैसे कि दिस इज़ अ बुक, डैट इज़ अ नोटबुक, या फिर आ गया डैट इज़ माई फ़ोन। तो ये सारी हो गए हमारे एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा जो है अगला इज व्हेन समथिंग डज समथिंग टू इटसेल्फ। यानी स्वयं के लिए जब हम कुछ भी करते हैं, यानी कि अपने लिए। जैसे कि स्कूल में क्या जाता है कि माई सेल्फ लिखो, तो जब हम कुछ अपने लिए करते हैं तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, जहाँ भी ऐसे आ जाए यहाँ पे अपनापन दिखाया जाता है। ठीक है, एक तरीके से कि हम जब कोई भी काम कर रहे हैं वो हम स्वयं के लिए कर रहे हैं। ठीक है, माई सेल्फ। जैसे कि आई बेक अ केक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए केक बना रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, हर देम सेल्फ। ये तो इससे भी आपको दिख जाएगा कि सेल्फ लगा हुआ है, माई के साथ सेल्फ, योर के साथ सेल्फ, हर के साथ सेल्फ, हिम के साथ सेल्फ, तो समझ जाओगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ओके, जैसे कि सी बेक अ केक फॉर हर सेल्फ, वो अपने लिए केक बना रहे हो। सॉरी, ये अपनापन नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि स्वयं के लिए कोई कुछ कर रहा है तो वो। ठीक है, जैसे कि सी बेक अ केक फॉर हर सेल्फ, मतलब वो केक बना रही है अपने लिए, हर सेल्फ। जहाँ पर कुछ भी होता है ना अपने लिए, जैसे कि खाना बनाना या फिर खाना खाना, वी डिसाइडेड टू ईट इट आवर सेल्फ, ये हमने डिसाइड किया कि हम खुद ही खाएंगे, तो आवर सेल्फ भी आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। बाकी आपको इसमें अगर नहीं समझ में आया, सॉरी अगर, तो इसमें हर सेल्फ, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, ये सारी चीज़ें सेल्फ जहाँ भी लग रहा है समझ जाना ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है हमारा छठा इंडेफिनिट प्रोनाउन। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन डैट रेफर टू ए पर्सन और थिंग विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। यानी कि इसका एग्जांपल है आई ईट एवरीथिंग इन द फ्रिज। तो इसने कोई बताया नहीं कि मैंने फ्रिज में से क्या खाया, एप्पल खाया, मैंगो खाया, या फिर क्या खाया, वो सब कुछ खा गया, तो उसमें कुछ भी स्पेसिफिक उसने बताया नहीं। तो ये है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। आई हैव फ्यू पेन्स, मेरे पास कुछ पेन्स है, मेरे पास लाल पेन है, नीला पेन है, ब्लैक पेन है, ब्लू पेन है, कौन सा पेन है इसने कुछ बताया नहीं है। तो ये हमारा आ जाता है इंडेफिनिट प्रोनाउन में, जहाँ पे आपको एनी आ जाए, एनी वन आ जाए। एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा वेबसाइट पे, ऑल, समबडी, एवरीबडी, ईच, मैनी, ये सारी चीज़ें आ जाए, वो हमारा आएगा इंडेफिनिट प्रोनाउन में। आई होप इसके थोड़े एग्जाम्पल्स आप नोटबुक में बना लेना, और नहीं तो मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर दूँगा इससे रिलेटेड। अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ अगली बार आऊँगा। ठीक है, तो अभी के लिए फ़िलहाल ये कर लेना। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है, प्रोनाउन डैट मेड विद द हेल्प ऑफ टू प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउन जो दो प्रोनाउन के साथ मिलकर बने हैं, यानी कि ईच अदर, वन अनदर,
तो ऐसे प्रोनाउन जो होते हैं वो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आई मीट ईच अदर इन द स्कूल, मैं हर किसी से स्कूल में मिला, यानी कि दो प्रोनाउन एक साथ आए हैं। तो ये भी आपको पता लग जाएगा, जहाँ पर भी आपको दो प्रोनाउन दिख जाना तो वो समझ लेना रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। ईच अदर, वन अनदर, तो ऐसे टाइप के जहाँ पे भी दिखे तो वो हो जाएंगे आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। फिर दोस्तों हमारा आता है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसमें दोस्तों ऑनरशिप दिखाया जाता है और बिलोंगिंग, जैसे कि दिस इज़ माई कार, दिस इज़ माई पेन, तो इसमें आपको बिलोंगिंग दिखाया जा रहा है, तो ये होता है हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि माई हाउस इज़ बिग, क्या है यहाँ पे, माई हाउस इज़ बिग, दिस इज़ माई पेन, सॉरी आपको अगर ना दिख रहा हो मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, हाँ ये थोड़ा सा कट गया है, ठीक है। जैसे कि दिस इज़ माई पेन या फिर डैट इज़ माई कैट, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हो जाती है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन में, जहाँ पे ऑनरशिप दिखाया जा रहा है या बिलोंगिंग दिखाया जा रहा है। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल में है माई, आवर, योर, हिज, हर, जो भी चीज़ें आपको दिख जाए इनमें से कुछ भी वो पॉजेसिव प्रोनाउन है, जहाँ पे ऑनरशिप और बिलोंगिंग दिखाई जाती है। तो ये आता है हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन में। पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव क्या होते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव को हम विशेषण कहते हैं हिंदी में, जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, 6 टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि हमने नाउन और प्रोनाउन में पढ़ा था कि जो नाउन होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं और प्रोनाउन जो होते हैं वो होते हैं 8 टाइप्स के, ठीक है, जो कि हमने पढ़ा था पिछली वीडियोज़ में। मैं सारे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की सारी वीडियो बहुत जल्दी लाने वाला हूँ, तो आप भी फटाफट देख के ख़त्म करो, ठीक है। क्योंकि जो ये है ना बेसिक ग्रामर में आता है, छठी 7वीं 8वीं के बच्चों को भी लिए भी मैंने एकदम इजी तरीके से बताया है, तो छठी 7वीं 8वीं के बच्चों को भी आना चाहिए क्योंकि उनके कोर्स में भी है और मैंने बहुत इजी तरीके में बताया। कोई अगर थर्ड का बच्चा भी देख लेगा उसको भी समझ में आ जाएगा। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे क्वालिटी को रेफ़र किया जा रहा हो, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को रेफ़र किया जा रहा हो, तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि हम आए सी लुक्स हैप्पी, सी लुक्स हैप्पी, यानी कि वो हैप्पी दिख रही है। तो हैप्पी जो है ये हमारा क्वालिटी है, किसकी क्वालिटी है, सी की। सी क्या है, प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। और देखा जाए तो ये हमारा हैप्पी जो है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्योंकि ये क्वालिटी दिखा रहा है। जैसे कि हमारा दूसरा एग्जांपल है ही इज़ इंटेलिजेंट इन स्टडी, तो इंटेलिजेंट जो है वो ही की विशेषता बता रहा है, यानी कि ही जो है हमारा प्रोनाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है। इंटेलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव में भी कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो अगर कोई भी नॉर्मली अगर कहे कि इसमें बताओ एडजेक्टिव क्या है, तो एडजेक्टिव पता लगा लोगे, फिर कहेगा एडजेक्टिव में से कौन सा एडजेक्टिव है, तो वो भी आपको बताना है। जैसे कि ही इज़ इंटेलिजेंट इन स्टडी, तो अगर पूछे एडजेक्टिव क्या है तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। ही क्या है, प्रोनाउन, ही क्या है, प्रोनाउन। और यहाँ पे राम भी हो सकता है, श्याम, सीता भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि राम इज़ इंटेलिजेंट इन स्टडी, तो वो क्या कर रहा है, राम की विशेषता बता रहा है, राम को क्वालिफाई कर रहा है। इंटेलिजेंट जो है वो वर्ड है जो कि क्वालिफाई कर रहा है प्रोनाउन या फिर नाउन को, ठीक है। तो इतना है यह हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में। हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं क्या होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी भी बहुत ईजी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बहुत ईजी है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इट इंडिकेट द अमाउंट और एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि अगर कोई भी चीज़ का ना ये एस्टिमेटेड अमाउंट बताता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एग्जैक्ट बताया जाता है, यहाँ पे एस्टिमेटेड बताया जाता है। जैसे कि कोई भी सेंटेंस अगर आप पढ़ते हो, जैसे कि ही हैज़ इनफ मनी टू स्टार्ट बिजनेस, मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो एक बिज़नेस शुरू कर सके। इनफ मतलब, ठीक है, तो इनफ जो है यहाँ पे हमारा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आपको ऐसे वर्ड्स ही दिखेंगे जैसे कि मैनी, फ्यू, इनफ, स्मॉल, वेरी, बिग, ठीक है, ये सारी चीज़ें ही दिखेगी आपको एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। अगर हाँ हम बात करें एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, इट टेल्स एग्जैक्टली हाउ और हाउ मच ऑफ समथिंग, मतलब कि ये दिखाता है कि कोई भी चीज़ कितनी है, तो ये एग्जैक्ट नंबर बता देता है। ये कोई ऐसे नहीं बताया कि आई हैव मैनी पेन्स, वो तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में बताएगा, लेकिन ये जो है हमें एग्जैक्टली बताएगा कि कितना हमारे पास है, ठीक है। जो है हमारा ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये हमारा एकदम एग्जैक्टली बताएगा। वी हैव 5 पेन्स, वी हैव 10 कॉपीज़, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट। तो समझ जाओ जहाँ पे भी आपके आए 5, 10, 8,
9, ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी आपको दिख जाए तो समझ जाना, या फिर कुछ भी दिख जाए, कोई भी नंबर दिख जाए या फिर एग्जैक्ट चीज़ दे कि आई हैव 10 kg राइस, तो 10 kg क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, अब है हमारा अगला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। याद करो ये चीज़ कहीं डेमोन्स्ट्रेटिव आपने पढ़ा है, याद करो, ये पढ़ा है हमने नाउन में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ा है ना, तो ये भी बहुत हद तक वैसा ही है। ठीक है, इट कम्स बिफोर ऑल अदर एडजेक्टिव इन द नाउन फ्रेज, यानी कि अभी तक जो भी हम एडजेक्टिव पढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं बीच में आ रही थी। जैसे कि वी हैव 10 कॉपीज़, तो 10 जो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, लेकिन जो ये वाला एडजेक्टिव है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो पहले ही आ जाता है, यानी कि दिस, दोज, डैट, दीज, दोज, ये सारी चीज़ें। जैसे कि दिस इज़ अ बुक, तो दिस क्या है हमारा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेट इज़ अ पेन, ये क्या है हमारा, डेट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर हम प्रोनाउन के हिसाब से देखें तो प्रोनाउन में मैंने क्या बताया कि ये चीज़ जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या था कि किसी भी चीज़ को इंडिकेट करता है, यानी कि दिस इज़ बुक, कोई चीज़ यहाँ है, इंडिकेट कर रहा है कि वो चीज़ यहाँ है, तो वो हो जाता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वहाँ है तो डैट इज़ अ पेन, या फिर डैट इज़ अ मैन, कोई भी चीज़ है तो वो इंडिकेट करता था। यहाँ पे हम लेकिन एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, तो ये अगर एडजेक्टिव पूछा जाए तो बताओगे दिस एडजेक्टिव है। प्रोनाउन पूछा जाए तो दिस प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और एडजेक्टिव पूछा जाए तो एडजेक्टिव है दिस, कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद दोस्तों हमारा है, सॉरी स्टूडेंट्स, हमारा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। वैसे मैं दोस्तों बोलता हूँ कई बार, तो इसको थोड़ा करना, क्योंकि ना थोड़ा दोस्त की तरह ही मैं सोचता हूँ स्टूडेंट को ट्रीट करूँ, और जो मैं ट्यूशन में पढ़ाता हूँ तो वहाँ भी कई कई बार दोस्त निकल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा इग्नोर करना है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाई अ नाउन बाय आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि जैसे कि ये भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने पढ़ा था ना, जहाँ पे क्वेश्चंस हो, तो जैसे कि ये सेंटेंस है, जैसे कि ये सेंटेंस है, ये हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसमें कहे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, तो कोई एक वर्ड होगा, वो है व्हाट। हाउ आर यू हमारा इंट्रोगेटिव एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, क्योंकि इसके पीछे एक्सक्लामेशन मार्क है। तो हाउ क्या है हमारा, क्या है हमारा, हाउ है हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, जहाँ पे भी व्हाट, विच, वुज, वाई, ये सब, हाउ, जैसे जहाँ पे भी क्वेश्चन हो तो वो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, लेकिन उसमें पूरा सेंटेंस जो होगा वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन अगर उसमें कोई एक वर्ड होगा जो कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, जैसे कि व्हाट, या फिर जैसे कि कहते हैं ना विच स्कूल आर यू गोइंग, तो इसमें हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या हो गया, विच हो गया। ठीक है, हाउ आर यू, वेयर आर यू, तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आता है। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है छठा और लास्ट पार्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट शो अस ऑनरशिप और बिलोंगिंग, ये ऑनरशिप दिखाता है या फिर बिलोंगिंग दिखाता है। ऑनरशिप मतलब अपनापन, ये हमने प्रोनाउन में भी पढ़ा था, याद होगा आपको, कि जहाँ पर भी अपनापन दिखे वो प्रोनाउन है। लेकिन एडजेक्टिव में भी हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, तो जहाँ पर भी आपको सेंटेंस में अपनापन दिख जाए तो वो हमारा हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि हो गया दिस इज़ माई पेन, ठीक है, दिस इज़ माई पेन, तो ये माई जो है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है। डैट इज़ योर बुक, तो ये तुम्हारी किताब है, तो ये जिसकी भी किताब है वो उससे, उसकी किताब उससे बिलोंग करती है। ठीक है, तो दैट इज़ योर बुक, तो ये भी हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। तो हमने क्या पढ़ा था प्रोनाउन में, कि जहाँ पे भी अपनापन दिखे वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो एक वर्ड ना ज़रूरी नहीं है कि माई है तो अब ये सिर्फ प्रोनाउन है तो अब ये प्रोनाउन का ही हो गया, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है माई। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये एक सेंटेंस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही, जैसे कि इसमें दिस क्या है, प्रोनाउन है, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, माई क्या है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पेन क्या है, नाउन है। तो ऐसा ही सारी चीज़ें हमें देखनी होती है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होता है, व्हाट इज़ वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं।
किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो इंग्लिश में कहते हैं उसे वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शो एन एक्शन, जो एक्शन को दिखाता है उसे वर्ब कहते हैं। आप अगर इतना भी लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। वैसे डेफिनेशन नहीं आती, बस पहचानना आता है कि इसमें वर्ब क्या है, ठीक है। और हो सकता है थर्ड क्लास को डेफिनेशन आ जाए, बाकी बड़ी बड़ी क्लासों में ये आता है कि कौन सा वर्ब है, कौन सा नाउन है, कौन प्रोनाउन है, वो बस को सर्कल करना होता है या फिर लाइन करना होता है, अंडरलाइन, ठीक है। तो इसकी पूरी डेफिनेशन भी याद कर सकते हो, लिख सकते हो। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा है आई एम ईटिंग फूड, तो ईटिंग जो है वो हमारा वर्ब है, ठीक है। अभी तक इतना समझ में आ रहा होगा। अगले मैं बताना चाहता हूँ कि 3 टाइप्स के वर्ब होता है, ठीक है। जैसे कि हमने नाउन में पढ़ा था 5 टाइप्स के होते हैं नाउन, वैसे ही सिर्फ 3 टाइप्स के होते हैं वर्ब। पहला है मेन वर्ब, दूसरा है लिंकिंग वर्ब, तीसरा है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है, नहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं पढ़ेंगे अभी हम पढ़ेंगे मेन वर्ब क्या होता है, ठीक है। पहले मेन वर्ब के बारे में, फिर लिंकिंग वर्ब के बारे में, फिर हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब के 2 टाइप्स होते हैं, एक ट्रांजिटिव एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को कहते हैं हिंदी में सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक क्रिया, ठीक है। तो इसमें बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ट्रांजिटिव जो होता है ना, उसमें क्या होता है कि जब भी कोई सेंटेंस होगा तो उसमें आपको एक या फिर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। ए ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब डेट हैव वन और मोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। या तो एक ऑब्जेक्ट होगा या फिर 2 ऑब्जेक्ट होगा वर्ब के बाद, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट वैसे भी सेंटेंस कैसे बनता है आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद आपको एक या फिर एक ऑब्जेक्ट भी मिला तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, एक से ज़्यादा मिला तो भी वो ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रांजिटिव। आई एम रीडिंग अ बुक, तो रीडिंग हमारा वर्ब है, रीडिंग हमारा है वर्ब, ए बुक है हमारा ऑब्जेक्ट, आई है हमारा सब्जेक्ट या फिर हम कहें प्रोनाउन, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। आई है हमारा प्रोनाउन, एम है हमारा हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग है हमारा वर्ब और ए बुक है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। वैसे ही हमने एक दूसरा सेंटेंस भी बनाया है, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आई यहाँ पे देखो क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। एम है हमारा हेल्पिंग वर्ब और गोइंग टू स्कूल, गोइंग है हमारा जाना, क्रिया है, मतलब कोई जा रहा है तो वो क्या है, क्रिया है, वर्ब है इंग्लिश में कहे तो गोइंग हमारा क्रिया है, टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जो आया टू स्कूल इज ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे होता आई एम गोइंग, तो ये हो जाता हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं होता। आई एम रीडिंग होता तो ये इंट्रांजिटिव हो जाता है, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। ये आपको अभी आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं मैं आपको आगे बता दूंगा, अभी के लिए याद रखो इज़ आर एम तो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ठीक है। एंड और भी बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये आपको आगे जानने को मिलेगा। तो पहले हम जान लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब डैट हैव नो ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि आई एम रीडिंग वर्ब है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, या कि ना ए बुक या फिर ए कॉपी, कुछ भी नहीं है इसके बाद, तो ये है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसके बाद है आई एम गोइंग, तो इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ वर्ब है, तो ये है हमारा इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और कुछ नहीं, ठीक है। और ट्रांजिटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट होता है उसमें, ठीक है। तो ये था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की कहानी, आई होप समझ गए होगे। वर्ब क्या होता है, रीडिंग, गोइंग, वॉकिंग, टॉकिंग, बात करना भी वर्ब होता है, ठीक है। और हो गया कि कुछ भी चीज़ें जो भी आपके जिसमें भी कोई क्रिया हो रही है तो वो हो जाएगा हमारा वर्ब, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ए लिंकिंग वर्ब इज़ अ वर्ब डैट लिंक द सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लिंकिंग वर्ब के बारे में है यहाँ पे कि लिंकिंग वर्ब जो क्या होता है वो लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि ही लुक्स हैप्पी, तो वो हैप्पी किसके लिए कॉम्प्लीमेंट आया है, ही के लिए। ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, और अगर हम और डीप जाए तो क्या है, ही प्रोनाउन है, ठीक है। तो ही है अभी के लिए हम मान लेते हैं कि सब्जेक्ट, ठीक है।
हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम पूछ रहे ही है क्या। तो ही है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी है हमारा प्रीडिकेट, ठीक है। लेकिन प्रीडिकेट में लुक्स क्या है हमारा, लुक्स है हमारा लिंकिंग वर्ब। हैप्पी क्या है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि जो हैप्पी मतलब वो खुश दिख रहा है, तो हैप्पी जो किसकी तारीफ़ हुई है, ही की तारीफ़ हुई है ना, तो यही होता है। कॉम्प्लीमेंट कहते हैं ना, खुश कॉम्प्लीमेंट मतलब सॉरी कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी की तारीफ़, जैसे हम नहीं कर देते हैं कि आज तुम अच्छे दिख रहे हो, तो ये हो जाता है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये होता है, इसमें सब्जेक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे कि शुगर टेस्ट स्वीट, शुगर टेस्ट स्वीट ये है हमारा सब्जेक्ट, और स्वीट है हमारा कॉम्प्लीमेंट, और टेस्ट जिससे ये दो शब्द कनेक्ट हो रहे हैं वो है हमारा लिंकिंग वर्ब, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लुक्स था लिंकिंग वर्ब, ठीक है। तो शुगर के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट है कि शुगर मीठा है, ठीक है। चीनी के लिए क्या कॉम्प्लीमेंट है कि चीनी मीठी है, ठीक है। तो ये हमारा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या फिर इसको एडजेक्टिव भी कह सकते हो। एडजेक्टिव में हमने पढ़ा था नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो बताते हैं शब्द, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब, सॉरी स्टूडेंट्स, तीसरा है हमारा हेल्पिंग वर्ब। ए हेल्पिंग वर्ब इज़ अ वर्ब विद द मेन वर्ब, ए हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड विद द मेन वर्ब टू हेल्प एक्सप्रेस द मेन वर्ब टेंस मूड और वॉइस। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है कि जैसे कि ना इज़ आपको पता होगा प्रेजेंट टेंस के साथ आता है, पास्ट के साथ वॉज वर आता है, और फ्यूचर के साथ सेल और विल आता है। तो ये सारे जो है ना वो हेल्पिंग वर्ब है, जो कि मेन वर्ब को हेल्प करते हैं अपनी पूरी बात कहने में। जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक, एम यहाँ पे है हमारा क्या है हेल्पिंग वर्ब। बाहर से शोर आ रहा हो तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। और रीडिंग ए बुक, ठीक है, रीडिंग हमारा है वर्ब, और एम है हमारा हेल्पिंग वर्ब, ओके। और इसके आगे मैं, हाँ, द फॉक्स वॉज सीन बाय एफ द फार्मर, द फॉक्स वॉज सीन बाय द फार्मर। तो यहाँ पे वॉज है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि मैंने बताया कि ईज आर एम होते हैं हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब होते हैं हेल्पिंग वर्ब, सेल विल होते हैं हेल्पिंग वर्ब। जहाँ पर भी कोई एक वर्ब मेन वर्ब की हेल्प कर रहा हो तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। मेन वर्ब की जो भी वर्ब हेल्प करेगा, वो जो भी शब्द हेल्प करेगा वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इज़ आर एम देखते रहते हो कि हाँ इज़ आर एम आता ही रहता है हर सेंटेंस में, वॉज वेयर सेल विल, तो ये सारे हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। आई वॉज गॉन स्कूल येस्टरडे, तो वॉज है यहाँ पर, वॉज है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। तो आई होप ये पूरा समझ आ गया होगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो वर्ब की नहीं रही क्योंकि 3 ही टाइप्स थे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और एक बार अगर हम एक बार फिर से रिवाइज कर ले तो एक बार कर लेते हैं। वर्ब इज़ अ वर्ड डेट शो एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब वो शब्द होते हैं जो एक्शन को दिखाते हैं। 3 टाइप्स के वर्ब होते हैं, मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब में भी 2 टाइप होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। और ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक, आई ए रीडिंग, रीडिंग है वर्ब, ये बुक है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों है हमारा स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग जो है हमारा वो है वर्ब, और ऑब्जेक्ट्स है हमारा टू स्कूल, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज़ आर एम। इंट्रांजिटिव वर्ब में ये आता है कि जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट ना हो। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, लिंकिंग वर्ब आपको पता चल गया हो कि सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है, वो होते हैं लिंकिंग वर्ब, जो भी लिंक कर रहा है वर्ड, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हेल्पिंग वर्ब स्टूडेंट्स, ये होता है ए वर्ब जो कि मेन वर्ब की हेल्प करता है। जो भी वर्ड मेन वर्ब की हेल्प करता है वो हमारे आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है। जैसे कि एम, इज़, आर या फिर वॉज, वर, सारा यहाँ पे मैंने पीडीएफ में लिख दिया, आपको वेबसाइट पे पीडीएफ मिल जाएगी। स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज़ अ वर्ड डेट क्वालिफाई वर्ब। जैसे कि आपने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वैसे ही एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। यानी कि एक एग्जांपल में मैंने रखा है ही रन फास्ट, तो रन यहाँ पे है हमारा वर्ब और फास्ट है हमारे पे यहाँ पे एडवर्ब। कैसे? वो रन को क्वालिफाई कर रहा है।
कैसे क्वालिफाई कर रहा है कि वो तेज़ दौड़ रहा है। अगर वो स्लो दौड़ रहा होता तो ये भी क्वालिफाई कर रहा होता वर्ब को कि वो धीरे धीरे दौड़ रहा है, वो तेज़ दौड़ रहा है। तो ये क्वालिफाई करना होता है, यानी कि विशेषता बता रहा है कि वो तेज़ दौड़ रहा है या फिर वो स्लो दौड़ रहा है। तो ये है। उसके बाद दोस्तों एडवर्ब के भी 5 टाइप्स होते हैं। जैसे एडजेक्टिव के 6 टाइप्स होते थे, वैसे ही एडवर्ब के 5 टाइप्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, मैनर मतलब कि तौर तरीका। तो ऐसा ही कुछ इसके एग्जांपल्स हैं और इसका कुछ डेफिनेशन है। ओके, तो हम इसको अभी ऊपर थोड़ा सा करते हैं और देखते हैं क्या होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर इट टेल अस हाउ एन एक्शन ऑकर्ड। ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, यानी कि एक तरीके से तौर तरीका बताता है कि किस तरीके से। वजह से ही लाफ लाउडली, लाउडली मतलब वो तेज़ से हंसा। तो तरीका बता रहा है यहाँ पर कि वो कैसे हंसा, वो तेज़ से हंसा, लाउडली। लाफ हमारा यहाँ पे वर्ब है, हंसना भी एक क्रिया होती है। और लाउडली, लाउडली को लाफ जो है क्वालिफाई हो रहा है लाउडली से, यानी कि वो तेज़ से हंसा। तो ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब में भी हमारा कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, कि ये तरीक़ों को दिखा रहा है कि वो तेज़ी से हंसा। या फिर वो ही लाफ स्लोली, तो ये भी एक तरीक़ों को दिखा रहा है कि ही लाफ स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाता है। ठीक है, और अगला सेंटेंस ही रन क्विकली। रन हमारा यहाँ पे वर्ब है और क्विकली हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे क्वालिफाई कर रहा है कि वो दौड़ रहा है पर वो धीरे धीरे दौड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि एडजेक्टिव में होता है नाउन प्रोनाउन क्वालिफाई करते हैं। जैसे सीता इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडी, तो सीता इंटेलिजेंट है, तो सीता का क्वालिफिकेशन हो रहा है। नाउन सीता क्या है, नाउन है, और क्वालिफाई हो रहा है सीता क्या क्वालिफाई हो रहा है कि सीता इंटेलिजेंट है, तो वो एडजेक्टिव हो जाता था। यहाँ पे रन क्वालिफाई हो रहा है कि रन मतलब दौड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। ऐसे ही वेटेड पेशेंसली फॉर हिज मदर टू अराइव, वो अपनी मम्मी के लिए वेट कर रहा है कि उसकी मम्मी धैर्य से वेट कर रहा है। तो वेट करना यहाँ पे वर्ब है और धैर्य से यानी कि पेशेंटली यहाँ पर एडवर्ब है। आई होप अभी तक आपको ये एडवर्ब ऑफ मैनर समझ में आ गया होगा कि कोई भी इसमें तौर तरीका बताया जाता है कि कोई भी एक्शन कैसे हो रहा है, किस तौर तरीके से हो रहा है। तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि वर्ड्स तो दुनिया में बहुत हैं। तो जैसे कि जहाँ पर भी आपको एक्सीडेंटली दिख जाए, बैडली दिख जाए, ब्यूटीफुली, क्लियरली, करेक्टली, तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ठीक है, वैसे वर्ड तो बहुत सारे, जैसे कि मैंने एक बनाया ही राइट लेटर ब्यूटीफुल्ली, उसने मतलब लेटर बहुत अच्छे से लिखा, बहुत सुंदर तरीके से लिखा। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर आप समझ गए होंगे क्या होगा, ब्यूटीफुली। क्यों होगा, क्योंकि उसने बहुत प्यारे मतलब बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लेटर को लिखा। और राइट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब। अब हम अगले एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। जो सेकंड है उसका नाम है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट टेल अस वेयर समथिंग हैपन्स। ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कहाँ पर हुआ था, कोई भी चीज़ कहाँ पर हुआ। जैसे कि दे बिल्ट ए हाउस नियर बाय, उसने घर बनाया आसपास। ये कोई जगह का नाम नहीं बताया, क्योंकि ये नाउन नहीं है। लंदन, पेरिस, ये सब चीज़ें नहीं। जैसे कि आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस से ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि शायद ये प्लेस के बारे में बताएगा। प्लेस के बारे में तो बताएगा, लेकिन हेयर देयर ऐसे करके, नियर बाय जैसे यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये ऐसे नहीं बताया कि दे बिल्ट ए हाउस इन लंदन, फिर तो वो नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके एग्जांपल्स। जैसे कि सी टुक द चाइल्ड आउटसाइड, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। आउटसाइड मतलब बाहर ले गई, तो क्या वो बाहर एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है, वो प्लेस नहीं है, बाहर ले जाना, तो वो भी एक प्लेस ही हो गया। अराउंड आ गया इसके एग्जांपल्स, एवरीवेयर या फिर हेयर, देयर, नियर बाय, आउटसाइड, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं कि मतलब जहाँ पर भी आपको दिख जाए। जैसे कि आई गो देयर, तो यहाँ पे देयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, गो हमारा वर्ब है, देयर हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। इट टेल अस व्हेन एन एक्शन ऑकर्ड। ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ था, यानी कि टाइम के बारे में। यानी कि टाइम मतलब वहाँ पे कोई टाइम नहीं लिखा होगा कि 10 बजे, 12 बजे या फिर 6 बजे या 5 बजे, 4 बजे। वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लिखे होंगे जो टाइम को व्यक्त कर रहा होगा, जो टाइम को दिखा रहा होगा, जो टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। ठीक है,
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल्स, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आई हैव डन दिस बिफोर, ये काम मैंने पहले भी किया है, यानी कि ये भी एक टाइम को दिखा रहा है। जैसे कि और एग्जांपल हो सकते हैं टुडे, यस्टरडे, आफ्टरनून। तो टुडे मतलब आज, यस्टरडे मतलब कल, आफ्टरनून मतलब दोपहर को, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से टाइम को दिखा रही है, ठीक है। एवरी डे, मंथली, सून, स्टिल, डेली, ये सारी चीज़ें एक तरह से टाइम को दिखा रही है, और यही है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे आई विल सी हिम टुमारो, मैंने उसे कल देखा था। नहीं, आई विल सी हिम टुमारो, सॉरी, ये फ्यूचर टेंस है, यहाँ पे विल है। तो हाँ, तो मैं उसे कल देखूँगा, ठीक है, मैं उसे कल देखूँगा। तो टुमारो आ गया, टुमारो क्या कर रहा है, हमारे टाइम को दिखा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। और हम आगे और एग्जांपल्स देख देते हैं। आई सी हिम एवरी डे, मैं उसे रोज़ देखता हूँ। तो यहाँ पे एवरी डे क्या दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें हार्ड वाली चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है और आप कर लोगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे टुडे आई एम गोइंग टू लंदन, लंदन, देखो लंदन और टुडे, लंदन भी तो प्लेस है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये नाउन है। और टुडे एडवर्ब ऑफ प्लेस क्यों हो गया, क्योंकि ये एडवर्ब है, और एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब हमारा आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन अकर, ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ना बार बार, है ना, बारंबारता, जो मैथ में पढ़ा होगा। तो वैसे ही कोई भी चीज़ कितनी बार हुई है। जैसे कि इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आर, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन। तो डेली जो है एक तरीके से देखा जाए तो डेली, वीकली, ये सब ना एडवर्ब ऑफ टाइम में आना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बुक्स में ये डेली और वीकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी डाल रखा था। तो मुझे लगता है ये एडवर्ब ऑफ टाइम में होना चाहिए। मंथली, ईयरली, ये सारी चीज़ें टाइम में होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम को दिखा रहा है। जैसे कि हमने बोला ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, ऑलवेज मतलब हमेशा, ये फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। जैसे कि आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ, तो ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि मैं रोज़ स्कूल जा रहा हूँ। आई समटाइम्स गो टू स्कूल, मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ। तो ये एक तरीके से ये दिखा रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। आई ऑफन लिसन दिस सॉन्ग, मैं कभी कभी इस सॉन्ग को सुनता हूँ। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। ये हमारा ये दिखा रहा है टाइम, वीकली, कि मैं हर सप्ताह जैसे कि पैसे जमा करता हूँ। तो ये एक तरीके से टाइम दिखा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। ऐसे वर्ड आपको जहाँ दिखे इनको कहना है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ऐसे वर्ड दिख जाए तो इनको आप एडवर्ब ऑफ टाइम में ही डाल देना, ठीक है। मोस्ट कंपनी पे ईयरली, ओके, तो ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम में ही डाल दोगे तो सही रहेगा। बाकी फ्रीक्वेंसी में भी डाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में होता है, लेकिन मेरे को लगता है उस बुक में शायद गलत है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये आएगा ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि कभी कभी। तो ये हमें एक तरीके से ये दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी, कभी कभी। ऑलवेज, हमेशा, ये भी यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी है कि मैं हमेशा स्कूल जा रहा हूँ, मैं कभी कभी स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कि मैं कभी कभी स्कूल जा रहा हूँ, कुछ कुछ दिन छोड़ के, ठीक है। तो ये हमारा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट टेल अस द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन, ये हमें किसी भी एक्शन की इंटेंसिटी दिखाता है। जैसे आई वॉज वेरी सिक, मैं बहुत बीमार था। आई वॉज वेरी सिक, आई वॉज सिक बोलता मैं बीमार था तो सोचते थोड़ी बहुत बीमारी होगी। आई वॉज वेरी सिक मतलब मैं बहुत बीमार था, तो इस सेंटेंस में ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। तो ये होता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, जहाँ पर भी इंटेंसिटी हो एक्शन में, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, पानी ठंडा था, ये बहुत हमारा नॉर्मल लग रहा है। लेकिन द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, ये हो गया हमारा एक तरीके से कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थका हुआ था, आई एम टायर्ड बोलते तो लगता थोड़ा थका हुआ है। आई एम टू टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ था।
तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। पढ़ेंगे इंटरजेक्शन के बारे में, बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा। इंटरजेक्शन का कोई बहुत हार्ड टॉपिक भी नहीं है और बहुत सिंपल भी है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड डैट शो अ सडन इमोशन और फीलिंग। इंटरजेक्शन वो वर्ड होते हैं जो सडन इमोशन और फीलिंग्स को शो करते हैं, दिखाते हैं। जैसे कि हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी पढ़ा था कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन दिखाई जाती है। कोई एक वर्ड होता है, उसके पीछे एक एक्सक्लामेशन मार्क होता है, जिससे पता चल जाता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे कि हो गया वाओ, वाओ दिस इज़ अमेजिंग कार, एक्सक्लामेशन साइन, वाओ के पास एक्सक्लामेशन साइन, या फिर सेंटेंस के एंड में एक्सक्लामेशन साइन दिखेगा तो वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो जाता था। वैसे इसमें बहुत इजी है, जहाँ पर भी आपको एक्सक्लामेटरी, सबसे इजी तरीका तो यही है कि जहाँ पर भी आपको एक्सक्लामेशन साइन दिख जाए वो इंटरजेक्शन हो जाते हैं। जैसे कि ओह डैट इज़ अ सरप्राइज़, मतलब ये सरप्राइज़ है। गुड नाउ वी कैन मूव ऑन, अच्छा अब हम चलते हैं। गुड, गुड के साथ हमारा एक्सक्लामेशन साइन है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा इंटरजेक्शन। और जैसे कि है हुश, हुश द बेबी इज एज स्लीप, मतलब बेबी सो रही है, तो हुश करते हैं ना, हुश, चुप रहो, मतलब कि चुप रहो बच्चा सो रहा है। जैसे कि स्कूल में मैडम होती थी, अगर बच्चे शोर कर रहे होते थे तो मैडम हुश करती थी, तो उसका मतलब सारे बच्चे चुप हो जाते थे। हुश का मतलब चुप रहो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा है, स्टूडेंट्स हमारा है ओह द डोर इज़ लॉक्ड। ओह मतलब जैसे कि ओ हो गया जब हम सौरों में होते हैं, जॉय में तो हम जैसे कि बोल दिया वाओ, ठीक है। और हमने बोला, ये सारा मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ओह द डोर इज़ लॉक, ओह द डोर इज़ लॉक, ओह डोर जो है वो लॉक रह गया, गलती से डोर लॉक रह गया, ठीक है। जैसे कि इसके बहुत सारे टाइप्स और एग्जांपल्स हैं। जैसे कि जॉय में हो गया हुर्रे हा हा, सौरो, जॉय मतलब खुशी, खुशी में इंसान हुर्रे हा हा यही वाली फीलिंग होती है। सौरो एलस मतलब अफसोस, आह, आह को हिंदी में भी आह ही कहते हैं। सरप्राइज़, जब इंसान सरप्राइज होता है तो कहता है ओह वॉट, वॉट जैसे कि वॉट अ नाइस ड्रेस, जब वो सरप्राइज़ हो जाता है, जब कोई बढ़िया ड्रेस पहन के आ जाता है। जैसे कि कोई लड़की है और उसकी फ्रेंड आ गई बहुत अच्छी ड्रेस पहन के, तो वो क्या कहता है, क्या कहती है वो लड़की, व्हाट अ नाइस ड्रेस, ठीक है। तो ये होता है सरप्राइज़ का साइन, मतलब सरप्राइज़ में ऐसे इमोशंस आते हैं। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ 5-6 एग्जांपल्स लिखा है, ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन पहचानने का सबसे इजी ट्रिक है कि उसके पीछे एक्सक्लामेशन साइन होगा, ठीक है। कॉलिंग, कॉलिंग में इंसान जब आप फ़ोन उठाए तो क्या कहते हो, हेलो, हे, तो ये सारी चीज़ें आती है कॉलिंग में। अप्रूवल, ब्रेवो मतलब शाबाश, वेल डन, कोई अगर कोई अच्छा काम करता है तो हम क्या कहते हैं, वेल डन, ओके, ये सब अप्रूवल में आता है। अटेंशन, लुक, जब हम कहते हैं देखो, तो क्या हुआ, ये हमने अटेंशन खींचा किसी लोग का, ठीक है। और लिशन, हुश, वही इसमें भी हमें अटेंशन खींचना हो जाता है। कंटेम्प्ट, सेम, फ़ी, फ़ी मतलब छी छी, ठीक है। और सेम मतलब समझ जानते हो किसी को, अगर हम जब सेम करते हैं तो वो हो गया हमारा सेम। जैसे कि हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, हुर्रे किस में आया, जॉ में आया, जॉय में आया हुर्रे, तो यहाँ पे एक्सक्लामेशन इंटरजेक्शन क्या है हमारा, इंटरजेक्शन है हमारा हुर्रे। यहाँ पे एल एस द डॉग इज डेड, यानी कि अफसोस कुत्ता मर गया, ठीक है। एल एस है यहाँ पर हमारा इंटरजेक्शन। उसके बाद आता है हमारा व्हाट अ सॉन्ग, मैंने बताया था ना व्हाट किस में आता है, सरप्राइज़ में, ठीक है। फिर आया हेलो लिसन टू मी, ये सब बहुत इजी है, मुझे पता है आप सबको आता है, लेकिन वीडियो बनाने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट मैंने सोचा चलो अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा करवा ही रहा हूँ तो पूरा करवाता हूँ। हुश, हुश द बेबी इज़ स्लिप, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। और अब है अगला हमारा लुक देयर इज़ ए स्नेक, देखो वहाँ पर सांप है, तो क्या हुआ, इसमें मैंने अटेंशन इंसान की खींची और मैंने बहुत ज़्यादा सडन इमोशन के साथ बोला, ठीक है। लुक देयर इज़ ए स्नेक। फिर है हमारा वेल डन माय सन, अच्छा काम किए मेरे बेटे, ठीक है। ये आ गया हमारा अप्रूवल में कि उसने अच्छा काम किया। कंटेम्प्ट, फ़ी, सी इज़ नॉट फिट फॉर यू, छी छी वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ठीक है। वो कोई भी बुरा इंसान हो सकता है, शायद वो उसके लिए ठीक नहीं है किसी के लिए, तो वो उसके लिए ठीक नहीं है, फ़ी छी छी, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे और भी हो सकते हैं।
वर्ड्स और एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ, तो आप बताना, ठीक है। अपने मन में बोलना। मुझे पता है कि ऑनलाइन वही बच्चे आते हैं जो पढ़ना चाहते हैं खुद से, मुझे पता है। आप अपने मन मन में या फिर कमेंट में बता सकते हो। तो ठीक है, चीटिंग नहीं करना है। जैसे मैं पूछूं और आपको मतलब सोच लेना, और सही है तो अपने आप को ही मार्क्स देना है, ठीक है। मुझे पता है ऑनलाइन वही बच्चे आते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, वरना वो सर्च ही नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कॉमेडी वीडियोस देख रहे होते हैं या फिर ऐसी वैसी चीज़ें देख रहे होते हैं। तो चलो, डैश वी वॉन द मैच, क्या आएगा यहाँ पे, हुर्रे या फिर लुक। जब इंसान जॉय में होता है, खुशी में आता है, तो क्या आता है, हुर्रे। हुर्रे वी वॉन द मैच, किसके साथ, एक्सक्लामेशन साइन के साथ। फिर क्या है, डैश देयर इज़ ए मनी इन माई बेडरूम। आज बहुत हम्बल भी कर रहा हूँ, मतलब बार बार थोड़ा सा अजीब तरीके से, हाँ। डैश देयर इज़ मनी इन माई बेड, मंकी, मंकी मैंने लिखा था, सॉरी। डैश देयर इज़ मंकी इन माई बेडरूम, यहाँ पे हुर्रे होगा या फिर लुक होगा, बताओ। क्या अगर तुम्हारे बेड में मंकी बैठा होगा तो क्या कहोगे, हुर्रे, हुर्रे देयर इज़ मंकी इन माई बेड रूम। क्या क्या कहोगे तुम, लुक, लुक एक्सक्लामेशन साइन के साथ, लुक, ठीक है, लुक और एक्सक्लामेशन का साइन। देयर इज़ मंकी इन माई बेडरूम, ये हो गया। उसके बाद है हमारा डैश यू वॉन द पोइट्री कॉम्पिटिशन, ओ होगा या फिर वाओ। यहाँ पे इस सेंटेंस से क्या लग रहा है कि ये सेंटेंस जॉय वाला है, तो क्या होगा यहाँ पे, वाओ एक्सक्लामेशन साइन के साथ, वाओ यू वॉन द पोइट्री कॉम्पिटिशन। अब देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं बताया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस भी किस में आ गया हमारा, इंटरजेक्शन में। देखो, कॉन्ग्रेचुलेशंस का कहीं भी एग्जांपल नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेशन किस में आएगा, क्या ये सौरों में आएगा, जब दुखदाई सिचुएशन होता है तब लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, ये जॉय में आएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव रिसीव अ प्रमोशन, तो ये जॉय में आएगा या सौरों में, आंसर मैंने बता दिया, जॉय में आएगा, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो, और दोस्तों इसके और स्टूडेंट्स, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, और बहुत सारे तुम वर्ड सोच सकते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस सोच सकते हो, और उसमें आपको इंटरजेक्शन पहचानना होता है सिर्फ, ठीक है, इतना ही आता है। और इंटरजेक्शन के बारे में ज़्यादा ना एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बस इसको कभी कभार कोई पूछ सकता है, तो इसके लिए याद रखना। और इसको ये बहुत ही आसान है कि आपको स्टूडेंट सिर्फ एक्सक्लामेशन साइन का ध्यान रखना है, उससे आपको पता पड़ जाएगा, ठीक है। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और इंटरजेक्शन लगभग सेम होते हैं, ठीक है। आज हम बात करेंगे कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन क्या होता है और कितने टाइप्स के कंजक्शन होते हैं, मतलब कंजक्शन के बारे में हम सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कंजक्शन। ए कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लाउज और सेंटेंसेज। कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो वर्ड को जोड़ते हैं, दो क्लाउजेस को जोड़ते हैं और दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ कंजक्शन। 3 टाइप के कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, तो ये बहुत ही सिंपल है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है कि जहाँ पर भी दो इम्पॉर्टेंट, इक्वल इम्पॉर्टेंट सेंटेंस एक साथ जुड़ रहे हैं, तो वो होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन भी है, ए कंजक्शन यूज टू जॉइन टू स्टेटमेंट ऑफ इक्वल इम्पॉर्टेंस इज़ कॉल्ड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखो अभी समझ जाओगे। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इसका मैंने एक सिंपल फॉर्म बनाया है, ट्रिक बनाया है, फैन बॉयज़। फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, और बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, और एस फॉर सो, ठीक है। ये ट्रिक है। फैन बॉयज़ नहीं बोलना है। कभी अगर पूछे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या, तो फैन बॉयज़ नहीं बोलना है। बोलना है क्या, ए कंजक्शन यूज टू जॉइन टू स्टेटमेंट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस इज कॉल्ड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दो इक्वल इंपॉर्टेंट सेंटेंस को जोड़ना कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आता है। सॉरी, थोड़ा सा हम्बल कर रहा हूँ। आई वेंट टू मार्केट एंड ब्राउट अ साइकिल, यानी कि आई वेंट टू मार्केट एक सेंटेंस है, आई बाउट अ साइकिल एक सेंटेंस है। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने एंड लगा दिया, और ये हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन है, लेकिन कंजक्शन में भी कौन सा कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ओके। ये रहा सेंटेंस, और यहाँ पे एंड है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी। सी लाइक्स टी एंड कॉफ़ी, एंड क्या है यहाँ पे,
मैंने बताया फैन बॉयज़, फैन बॉयज़ में एंड भी आता है, तो ये हमारा है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ये मोस्ट यूज्ड वर्ड्स हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को दिखाते हैं, और भी हो सकते हैं लेकिन मोस्टली यही होते हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू द मार्केट बट द शॉप वर क्लोज्ड, मैं मार्केट गया लेकिन शॉप बंद थी, क्या हो गया यहाँ पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। इसके आगे है आई वॉज टायर्ड यट आई स्टेड अप, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यट दिख रहा है आपको। अब कुछ क्वेश्चंस है, आप उसके आंसर करने हैं, अगर आपने उसको आंसर कर दिया अपने मन में ही करना है, मुझे पता है ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे ही आते हैं, बाकी जिसको नहीं पढ़ना वो सर्च ही नहीं करते, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आई एम इल डैश आई हैव गो टू वर्क, मैं बीमार हूँ डैश मुझे वर्क पर जाना है, मुझे काम पर जाना है, क्या होगा यहाँ पे, लेकिन, लेकिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बट, क्या आएगा यहाँ पे, बट। बट किस में आता है हमारा, फैन बॉयज़ में बट आता है, बी फॉर बट, तो क्या हो गया ये हमारा को रिलेटिव्स कंजक्शन, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि ही स्टडीड हार्ड डैश गोट गुड मार्क्स, उसने, इसका मन में ही सोच लो क्या आंसर है और अपने आप को नंबर देना और कमेंट में बताना किसके कितने नंबर है, ठीक है। ही स्टडी हार्ड डैश गॉट गुड ग्रेड्स, उसने पढ़ाई हार्ड करी और वो अच्छा मार्क्स पाया, क्या होगा इसका बताओ, मैंने बता ही दिया है, एंड। यहाँ पे होगा, क्या होगा यहाँ पे, एंड, क्या होगा, एंड, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा और लास्ट सेंटेंस है, इसका देखो दिमाग में सोचो, इट वाज रेनिंग डैश आई पुट ऑन माई रेन कोट, बारिश हो रही है इसीलिए मैंने रेन कोट पहना है, इसीलिए क्या होगा, फैन बॉयज़ में सो ऐसा आता है लास्ट, तो सो हो गया यहाँ पे, क्या ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। सब ऑर्डिनेटिव को समझने से पहले हम कोरिलेटिव समझ लेते हैं, क्योंकि वो इजी, ये थोड़ा सा हार्ड है इसमें, क्योंकि क्लॉज के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कोरिलेटिव समझ लेते हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है, कोरिलेटिव कंजक्शन इट इज़ ऑलवेज यूज्ड इन पेयर्स, मतलब ये हमेशा पेयर्स में यूज़ होते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बट ओनली, नॉट ओनली, सच डैट, बट ऑल्सो, ये रहा देखो, इधर और, नीदर नॉर, बट ओनली, नॉट ओनली, सच डैट, बट ऑल्सो, और भी बहुत सारे होते हैं। जहाँ पर भी आपको दो कंजक्शन एक सेंटेंस में एक साथ दिख जाए वो को रिलेटिव कंजक्शन है, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। रोनी विल ईदर मीट यू टुडे और कॉल यू टुमारो, रोनी या तो आज तुमसे मिलेगा या फिर कल तुमको कॉल करेगा, ठीक है। इधर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो, ठीक है। तो इधर कंजक्शन है और कंजक्शन है, दो कंजक्शन एक साथ आ गए, कौन सा ये कंजक्शन हो गया, कोरिलेटिव कंजक्शन। नीदर ही नॉर आई कैन अकम्पनी यू टुडे, नीदर और नॉर कंजक्शन दो एक साथ आए, कौन सा हो गया, कोरिलेटिव कंजक्शन। नॉट ओनली सीता बट ऑल्सो गीता विल मिस मी, तो यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो, यहाँ भी कंजक्शन एक साथ आए हैं, तो क्या हो जाएगा ये हमारा कोरिलेटिव, ठीक है, कोरिलेटिव। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में बताओ, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, बस इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना है, ठीक है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट ख़त्म है, फिर कल प्रीपोजिशन और दी एंड, किसका दी एंड, पार्ट्स ऑफ स्पीच का दी एंड। ए सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जॉइंस अ सब ऑर्डिनेट क्लाउज और टू ए मेन क्लाउज, ठीक है। इट शो रिलेशन बिटवीन टू क्लाउज, दो क्लाउज के बीच रिलेशनशिप दिखाता है, एंड सिग्नल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कॉल्ड इफेक्ट रिलेशनशिप को सिग्नल करता है। दो क्लाउज से मिलके बनता है, कौन कौन से, मेन क्लाउज और सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, दोनों को ज्वाइन करके बनता है। जैसे कि यहाँ पर है, पहले क्लॉज पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमने थोड़ा सा जान लिया कि सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है, अब हम क्लॉज के बारे में जान लेते हैं। क्लॉज ये ग्रुप ऑफ वर्ड बट पार्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब कि जैसे कि हमने सेंटेंस में क्या पढ़ा था, एक ग्रुप ऑफ वर्ड डैट मेक कंप्लीट सेंस, वो सेंटेंस होता है, लेकिन ये सेंटेंस का एक हाफ पार्ट होता है, ठीक है, और वो होता है हमारा क्या, क्लॉज। जैसे कि आई कॉल्ड सीता बट सी गेव नो आंसर, आई कॉल्ड सीता क्या है, आई कॉल्ड सीता इधर का हम सिर्फ देखें तो आई कॉल्ड सीता क्या है, हमारा क्लाउज है, और बट को छोड़ के सी गेव मी नो आंसर भी क्या है, हमारा क्लाउज है, ठीक है। बट हमारा कंजक्शन है, ओके। तो अब हम पता करेंगे क्लाउज में कौन सा क्लाउज है। थोड़ा सा मैं इसमें क्लाउज के बारे में जानता हूँ, क्लाउज एक सेपरेट टॉपिक है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा जब ये ख़त्म हो जाएगा बेसिक,
और या फिर कहे पार्ट्स ऑफ स्पीच उसके बाद, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, मेन क्लाउज, इंडिपेंडेंट क्लाउज। मतलब ये तीनों एक ही होते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज को ही मेन क्लाउज कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। और इससे कन्फ्यूज़ होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर भी कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, इंडिपेंडेंट क्लाउज बता देते हैं, कभी कभी मेन क्लाउज बताते हैं, कभी प्रिंसिपल क्लाउज, लेकिन तीनों एक ही क्लाउज है, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिख दिया है, ठीक है। और हमारा फिर है सबऑर्डिनेट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज। उसके बाद हमारा तीसरा है कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज और डिपेंडेंट क्लाउज एक ही होते हैं, ठीक है। या तो आप इसे सबऑर्डिनेट बोल लो, या फिर डिपेंडेंट क्लाउज बोल लो, या फिर प्रिंसिपल क्लाउज बोल लो, या मेन क्लाउज बोल लो, या इंडिपेंडेंट क्लाउज बोल लो, जो बोलना है बोल लो। कोऑर्डिनेट क्लाउज ही होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्लाउज क्या होता है? अब जैसा कि मैंने बोला कि ये क्लाउज है, आई कॉल्ड सीता और सी गेव मी नो आंसर, क्लाउज है, कंजक्शन बट है, ठीक है। तो अब आपको पता लगाना है इसमें प्रिंसिपल क्लाउज कौन है और वो कैसे होगा। जैसे प्रिंसिपल क्लाउज ऑल्सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्लाउज हैव देयर ऑन मीनिंग, उसकी खुद की मीनिंग होती है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको हम इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। आई कॉल्ड सीता यानी कि मैंने सीता को बुलाया, तो ये अपने आप में पूरी मीनिंग निकाल रहा है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या होता है। कम्स आफ्टर प्रिंसिपल क्लाउज बट इट हैज़ ऑल्सो ऑन मीनिंग। क्या कह रही है? प्रिंसिपल क्लाउज के बाद आता है बट इसकी खुद की मीनिंग होती है। यहाँ देख रहे हो, सी गेव नो आंसर, ये भी क्लाउज है, लेकिन ये इसके बाद आ रहा है प्रिंसिपल क्लाउज के बाद, तो इसकी भी अपनी मीनिंग है, ठीक है। एक मिनट। हाँ, ये है हमारा प्रिंसिपल क्लाउज और ये है हमारा नीचे वाला बट हमारा कंजक्शन है, ठीक है। ये है हमारा कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज, ठीक है। अब है हमारा तीसरा सब ऑर्डिनेट क्लाउज, जो कि डिपेंडेंट क्लाउज भी थे। इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती, ये किसी ना किसी क्लाउज पर डिपेंडेंट होता है। तीसरा है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज, इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, किसी ना किसी क्लाउज पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये आप कैसे पता लगाओगे? तो इसका भी मैंने एक एग्जांपल सबसे एंड में दे रखा है, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, बता ही देता हूँ। ए म्यूजिकोलॉजिस्ट इज़ अ मैन हु कैन रीड म्यूज़िक बट कैन नॉट हियर इट। म्यूजिकोलॉजिस्ट एक इंसान होता है जो कि म्यूज़िक को रीड कर सकता है बट सुन नहीं सकता। तो अगर हम सिर्फ ये पढ़े हु कैन रीड म्यूज़िक बट कैन नॉट हियर इट, तो इससे कोई सेंस निकल रहा है? कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। तो जब तक इसके पास इंडिपेंडेंट क्लाउज नहीं होगा तब तक ये इस पर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। और ये होता है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं, डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, अब ये बहुत इजी हो जाएगा हमारा कंजक्शन, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ये दो क्लाउज के साथ मिलकर बनता है। इट शो रिलेशन बिटवीन टू क्लाउजेज एंड सिग्नल कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो देखो, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले। तो पेशेंट हैड डेड, ये हमारा इफ़ेक्ट है। क्या ये हमारा इफ़ेक्ट? और काउज क्या है? द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। बिफोर हमारा क्या हो गया? हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और इसमें देखो, एक है सबऑर्डिनेट क्लाउज है और एक मेन क्लाउज है, ठीक है। ऐसे आपको पता लगाना है। मेन क्लाउज इसमें क्या है? द पेशेंट हैड डेड, दिस इज़ मेन क्लाउज। द डॉक्टर केम है हमारा सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में सिर्फ मीनिंग नहीं निकाल पा रहा, ठीक है। और देखो, इसके भी कुछ एग्जाम्पल, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, दो, एवरी, ऑल दो, ये जहाँ पर भी आ जाए वो हमारा हो जाएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है। और ये सारा आपको बार बार थोड़ा सा रिपीट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। आपको समझ आएगा, और आपको थोड़ा सा ना देखना है कि काउच और इफेक्ट का रिलेशनशिप दिखा रहा है, और वहाँ पे जो भी कंजक्शन होगा आपको पता पड़ जाएगा कि वो कंजक्शन है, ठीक है। जैसे कि सीमा विल लीव बिफोर द वेकेशन स्टार्ट, सीमा चली गई जैसे वेकेशन शुरू हुए, जैसे छुट्टियां शुरू हुई, ठीक है, छुट्टी शुरू होने से पहले। तो सीमा चली गई इफ़ेक्ट है, वेकेशन स्टार्ट कॉज है, ठीक है। और बिफोर हमारा सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ऐसे इसको समझना है। और ये दो क्लाउज से मिलकर बनता है, कौन कौन से? मेन क्लाउज और सबऑर्डिनेट क्लाउज। इट्स रिलेशन बिटवीन टू क्लाउज, ठीक है। दो क्लाउज के बीच रिलेशन दिखाया जाता है इसमें। तो इसको थोड़ा सा हम समरी कर लें। ए कंजक्शन इज अ वर्ड विच इज़ यूज टू जॉइन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स को जोड़ता है कंजक्शन, क्लाउज और सेंटेंस को। तीन टाइप्स के कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। कोऑर्डिनेट कंजक्शन में जहाँ पर जो मोस्ट यूज है वो है फैन बॉयज़, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो।
और ये दो इक्वल इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट को जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप दिखाता है, दो क्लॉज से मिलके बनता है और जॉइन मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन करता है, मतलब दो क्लॉज से वही मिलकर बनता है, रिलेशन दिखाता है, ओके। उसके बाद है हमारा क्लॉज क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड बट पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट वर्ब हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ओके। कोरिलेटिव कंजक्शन ये होता है कि ये दो पेयर से, अब वो सॉरी मतलब जहाँ पे आपको दो तीन कंजक्शन एक साथ दिख जाए पेयर ऑफ, वो हो जाता है हमारा कोरिलेटिव कंजक्शन, ठीक है। और ये सब आपको देख लेना है, डिटेल में सारा लिखा हुआ है, पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। और बस आज की वीडियो इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि दोपहर में ऑडियो में बहुत ज़्यादा वो आ गया था, बैकग्राउंड नॉइज़। सुबह जब मैंने रिकॉर्ड करा अभी भी थोड़ा बहुत आ गया, क्योंकि यहाँ शोर होता ही रहता है, ठीक है। और उसको थोड़ा इग्नोर करना बैकग्राउंड नॉइज़ को। और हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। प्रीपोजिशन क्या होता है? ए प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं और रिलेशनशिप दिखाते हैं सेंटेंस में वर्ड्स के बीच। जैसे कि एग्जांपल है, सरोज इज़ सिटिंग ऑन द मैट। सरोज जो है वह मैट पे बैठा हुआ है, मैट मतलब चटाई, चटाई पे बैठा हुआ है। ऑन यहाँ पे क्या है हमारा प्रीपोजिशन, और क्यों है? क्योंकि ये सरोज और द मैट के बीच रिलेशनशिप दिखा रहा है। सरोज हमारा है नाउन और द मैट भी है हमारा नाउन, मैट है हमारा नाउन, ठीक है। तो ये इनके बीच रिलेशनशिप दिखा रहा है, इसीलिए है हमारा प्रीपोजिशन। ही इज़ इन द प्लेग्राउंड, वो प्लेग्राउंड में खेल रहा है, वह प्लेग्राउंड में खेल रहा है। इन हमारा यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ही है हमारा यहाँ पे प्रोनाउन, प्लेग्राउंड है हमारा यहाँ पे नाउन। इन दोनों के बीच ये क्या हो रहा है, रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है। ये है हमारा फिर से प्रोनाउन। उसके बाद है ही वेंट टू अम्बाला बाय बस। यहाँ पे दो दो प्रीपोजिशन है। वी वेंट टू हमारा प्रीपोजिशन है, अम्बाला बाय बस, बाय भी हमारा प्रीपोजिशन है। ये दोनों सेंटेंस में वी और बस के बीच रिलेशनशिप दिखा रहे हैं। वी हमारा है प्रोनाउन, बस है हमारा क्या है हमारा नाउन, ठीक है। इसके बाद मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ कि प्रीपोजिशन क्या क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाले प्रीपोजिशन होते हैं वो होता है ऑन, इन, एट। ये तीन बहुत ज़्यादा प्रीपोजिशन आपको सेंटेंस में दिखेंगे, लगभग बहुत जगह, हर जगह लगभग आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर आपको यही प्रीपोजिशन देखने को मिलेंगे, बाकी और भी बहुत सारे होते हैं। मैंने जब प्रीपोजिशन देखा था, मेरे को जब पढ़ाया गया था बचपन में, या फिर वैसे नॉर्मली भी देखता हूँ स्टूडेंट्स को अगर पढ़ाया जाता है तो 50 रूल दिखा देंगे, 25 रूल, फिर वो किसी को याद भी नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एकदम सिंपल बना चुका हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। 3 प्रीपोजिशन है ये, ऑन, इन, एट। इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं प्रीपोजिशन के। कोई पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले प्रीपोजिशन कौन से होते हैं, तो वो है ऑन, इन, एट। बाकी 3 टाइप प्रीपोजिशन के मैं बता रहा हूँ, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हमारा होता है, पहले हम टाइम से शुरू करते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ऑन, इन, एट। द प्रीपोजिशन एट, ऑन एंड इन कैन बी यूज टू इंडिकेट टाइम। ये तीनों प्रीपोजिशन यूज़ किए जाते हैं टाइम को इंडिकेट करने के लिए। जैसे कि दुर्गा पूजा फॉल्स इन सेप्टेम्बर, दुर्गा पूजा जो है वो सितंबर में आता है, तो यहाँ पे ये टाइम को दिखा रहा है और सेंटेंस के बीच रिलेशनशिप भी दिखा रहा है, ठीक है। वैसे तो ये प्रीपोजिशन है इन, लेकिन अगर पूछा जाए कि ये कौन सा प्रीपोजिशन है तो ये कहेंगे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ओके। और इस 3 रूल्स में मैं सारे प्रीपोजिशन भी बता दूंगा, ठीक है, जितना भी होता है। द सिटी म्यूज़ियम इज़ क्लोज ऑन संडेज़। जो हमारे शहर का हमारे शहर का जो म्यूज़ियम है वो संडे को बंद रहता है। यहाँ पे भी टाइम के बारे में बात हो रही है कि संडे को बंद रहता है, तो ये क्या है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ऑन आया, ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। जैसे जॉन बर्थडे इज़ ऑन 20 अक्टूबर, ऑन आ गया, टाइम है यहाँ पे, ऑन आ गया यहाँ पे, तो ये क्या है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। फिर है उसके बाद हमारा दे विल नॉट रिटर्न अंटिल फ्राइडे, वो फ्राइडे से पहले नहीं आएंगे। रिटर्न अंटिल फ्राइडे, यहाँ पे अंटिल हमारा प्रीपोजिशन है। ही हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस फ्राइडे,
वह बीमारी से सफ़र कर रहा है, कब से, फ्राइडे से। सिंस हमारा यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद समझ में आ जाएगा। और बहुत सारी प्रीपोजिशन जैसे कि आफ्टर, बिफोर, टिल, विद इन, वाई, फ्रॉम, फॉर, ये सब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। क्योंकि ये कहीं पे भी जब भी आपको टाइम दिखाई देगा तो उससे पहले ये वर्ड्स आ जाएंगे। तो इसको आप ऐसे भी पहचान सकते हो, जहाँ पर भी अगर आपको टाइम दिखे, जैसे कि मंडे, तो कभी वहाँ पे ऑन हो सकता है, या फिर आफ्टर हो सकता है, आफ्टर मंडे, बिफोर मंडे, टिल मंडे। तो इससे भी पहचाना जा सकता है कि ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है और ये प्रीपोजिशन है। अगर कोई सिर्फ प्रीपोजिशन पूछे तो ये एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स भी आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। आई, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर का एक यूज़ करके दिखाया, आई एम डूइंग दिस फॉर 2 days, मैं ये 2 दिनों से कर रहा हूँ, ठीक है। 2 years, सॉरी, आई एम डूइंग दिस फॉर 2 years, मैं ये 2 सालों से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा फॉर है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ओके। फिर हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, इसमें भी ऑन, इन, एट का यूज़ किया जा सकता है। द प्रीपोजिशन एट, ऑन एंड इन कैन बी यूज टू इंडिकेट, टाइम नहीं, गलत हुआ ये, टाइम नहीं, प्लेस, ठीक है। यहाँ पे मैं गलती से वही लिख गया, तो इसको थोड़ा यहाँ पे प्लेस, PLACE, ठीक है, प्लेस। फिर है यहाँ पे द कप बोर्ड इज़ इन माई रूम, जो कप का बोर्ड होता है वो मेरे रूम में है। तो मेरे रूम में है, मेरा जो रूम है उसमें मेरा कप बोर्ड है। तो क्या है ये, माई रूम एक लोकेशन है, एक प्लेस है। तो ये प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, उससे पहले इन आ गया, तो ये हमारा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। उसके बाद है मिस्टर सिन्हा लिव्स इन कनाडा, यहाँ पे भी कनाडा आ गया, तो उससे पहले वर्ड है इन, ये हमारा क्या होता है, प्रीपोजिशन। क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। और ये सेंटेंस के बीच रिलेशनशिप भी दिखा रहा है, ऐसे भी पहचान सकते हो। मिस्टर सिन्हा हमारा क्या है, नाउन, कनाडा है हमारा नाउन, और इन दोनों के बीच रिलेशनशिप दिखा रहा है, तो ये हमारा होगा प्रीपोजिशन। क्योंकि यहाँ पे कनाडा है जो कि प्लेस को दिखा रहा है, तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। और इसकी हिंदी करो, मिस्टर सिन्हा लिव्स इन कनाडा, मिस्टर सिन्हा जो है वो कनाडा में रहते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है वो क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। इतने डिटेल में समझाया है, आई होप समझ आ गया होगा अब तो, ठीक है। आई प्लेस माई बैग ऑन द टेबल, मैंने अपना बैग टेबल पे रखा है। टेबल भी क्या है, एक जगह है, जैसे कि रूम के 4 कोने मान के चलो होते, तो उस कोने में रखा, उस कोने में रखा है मैंने अपना बैग, या फिर किसी भी कोने में रखा है। तो वो सब क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। रूम भी हमारा प्लेस हो गया। आप कहीं स्कूल गए, वो भी हमारा प्लेस हो गया। लंदन गए, फ्रांस गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया, जहाँ भी जा रहे हो वो सब हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो गया। आई लिव एट न्यू दिल्ली, मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ। एट से कनेक्टेड है, मतलब रिलेशनशिप दिखा रहा है। एट के मतलब एट जो है वो वर्ड है, और सेंटेंस में रिलेशनशिप दिखा रहा है आई और न्यू दिल्ली के साथ। यानी कि ये है हमारा प्रोनाउन, ये है हमारा नाउन, और सेंटेंस में एट रिलेशनशिप दिखा रहा है। एट है हमारा प्रीपोजिशन, क्योंकि यहाँ पे न्यू दिल्ली है, और सेंटेंस क्या है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो ये हो गया हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। उसके बाद हमारा लास्ट, नहीं पहले इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। बिहाइंड आ सकता है, ठीक है। जहाँ पे भी सेंटेंस में बिहाइंड, अंडर, अबव, बाय, विद इन, बिलो, इनटू, फ्रॉम, बिसाइड, नियर, आई लिव नियर दिल्ली, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। देयर इज़ ए पार्क नियर आवर हाउस, हमारे घर के पास एक पार्क है, ठीक है। क्या है हमारा नियर यहाँ पे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। आई स्टूड बिहाइंड द डोर, मैं डोर के पीछे खड़ा हूँ, क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। फिर है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इट इंडिकेट द डायरेक्शन, बहुत ही सिंपल मैंने लिख दिया है, इट इंडिकेट द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को दिखाता है। जैसे कि माई फ्रेंड अराइव एंड वी वेंट टू द थिएटर, मेरा दोस्त आया और हम थिएटर की तरफ गए। जैसे कहते हैं ना, ईस्ट की तरफ गए, वेस्ट की तरफ गए, साउथ की तरफ गए, और या फिर हम कहते हैं नॉर्थ की तरफ गए, तो वैसे ही थिएटर की तरफ गए। टू यहाँ पे हमारा हो गया प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। फिर इसके बाद द ट्रेन वेंट थ्रू द टनल, ट्रेन जो है वो टनल की तरफ से जा रहा है, टनल की तरफ से जा रहा है, टनल के अंदर से जा रहा है, तो ये भी हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द स्विमर स्विम अक्रॉस द रिवर, स्विमर्स जो हैं जो स्विम करते हैं रिवर में, वो रिवर के आसपास ही क्या कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं। तो अक्रॉस, आसपास, क्या है हमारा ये डायरेक्शन, रिवर के आसपास क्या है हमारा डायरेक्शन। आई हैव टू गो होम नाउ,
अब मुझे घर जाना चाहिए। टू प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ठीक है। आई है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। नाउ, नाउ क्या है हमारा, होम है हमारा नाउन। ये पूरा तो ऐसे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट, ये पूरा प्रीडिकेट। अगर इसमें वर्ब ढूंढे तो गो वर्ब हो गया। प्रीडिकेट को, हाँ ये हमारा हेल्पिंग वर्ब। पहले पहले तो हमने शुरुआत में चाहिए था सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, ठीक है। लेकिन प्रीडिकेट में क्या क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये है हमारा होम नाउन, ठीक है। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप दिखा रहा है टू। तो ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। जहाँ पर भी सेंटेंस में रिलेशनशिप दिखा रहा है कोई वर्ड, वो हमारा हो जाता है प्रीपोजिशन, ठीक है। आई हैव टू गो होम नाउ, मुझे अब घर जाना चाहिए। टू है यहाँ पर हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद लेट्स वॉक टुवर्ड द बीच, चलो हम बीच के आसपास घूमते हैं। टुवर्ड्स, ठीक है। टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है, एक मिनट में खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। टुवर्ड, हाँ, लेट्स वॉक टुवर्ड द बीच, बीच के, हाँ एक मिनट, इसका इसका देख लेना क्या होता है लेकिन ये है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल है, डाउन, राउंड, ओवर, इनटू, ऑफ, ऑन टू। ये सारे एग्जांपल है हमारे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन के। यहाँ पे मैंने कुछ 3 क्वेश्चंस दिए हैं, इसको करने की कोशिश करना। अगर कर लेते हो तो समझ लेना तुम्हें आ गया है, और नीचे मार्क्स बता देना, ठीक है। मिस्टर तिवारी हैज़ बीन इल, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। आप सिंस आएगा यहाँ पे। आई आस्क द चाइल्ड टू स्टैंड, यहाँ पे बाय आएगा, बाय माई साइड। द अर्थ मूव्स, क्या आएगा यहाँ पे, अराउंड द सन, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का द एंड हो चुका है। अब मैं बनाऊँगा एडवांस, थोड़ा एडवांस से अभी थोड़ा मीडियम लेवल, ठीक है। फिर धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे। हम रीडिंग राइटिंग शुरू रखना सबसे मेन बात, और स्पीकिंग फिर एडवांस में आता है, फिर स्पीकिंग पे भी बात करेंगे। बाकी अगर कर सकते हो स्पीकिंग का भी कुछ तो कर लेना, ट्रांसलेशन वगैरह करते रहना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।